Hello my dear friends, welcome to Breakthrough Video Tutoring. Today we are continuing with the topic of acid, bases and salt of class 10th. And in the last lesson we have learnt about the concepts which are related to pH scale, the pH paper, the various pH ranges and everything. In today's session we'll also discuss the same but in a different way. So the topic still remains the pH, लेकिन आज का जो discussion है वो थोड़ा सा different है. We'll take this topic of pH to the level of organisms. Okay, let's talk about human beings and other organisms, how pH scale is related to these organisms. So we are dealing with the pH sensitivity of the organisms and let's start with the human beings. हम अपने से ही इस चीज को स्टार्ट करते हैं. ओके, सो ह्यूमन बींग्स में अपने डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेस्टिव जूसेस और वेरियस ग्लैंड्स और वेरियस रीजन्स में pH सेंसिटिविटी के बारे में बात की है. आई होप यू रिमेंबर कि हाउ दिस pH in different regions of our alimentary canal varies. Just for an instance, here in mouth cavity, the salivary glands, the pH is very mildly acidic and it remains somewhere around 6.5. Okay, but when the food reaches to stomach, as you can see, यहाँ पर आपको पता है कि जो मेन डाइजेस्टिव जूस है वो है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स का गैस्ट्रिक जूस और उससे जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड सेक्रेट होता है, इट्स पीएच रेंज इज 1 to 3. इट इज स्ट्रांगली एसिडिक, वेरी स्ट्रांगली एसिडिक, बिकॉज जो डाइजेस्टिव जूसेस में प्रेजेंट एंजाइम है रेनिन एंड पेप्सिन, दे नीड दिस मीडियम. जबकि यहाँ जो सलाइवरी जूस में एमाइलेज है, सलाइवा में, दैट इज सलाइवरी अमाइलेज, उसके लिए जो पीएच रिक्वायरमेंट है दैट इज वेरी माइल्ड एसिडिक, वेरी वेरी माइल्डली एसिडिक. ओके, और जब ये जो फूड यहाँ से फर्दर डाइजेस्ट होकर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, देन यू नो कि द बाइल विच इज प्रेजेंट हियर, विच इज वेरी स्ट्रांगली अल्कलाइन, very strongly alkaline, it changes this pH from acidic to basic, and here the pH goes more than 7 because of the alkaline effect, strongly alkaline effect of what? Bile juice. So in this way you know how the pH changes in human alimentary canal. So this is a perfect example of various acids and bases and their impact on human digestive system. So as you can say, हम pH sensitivity के बारे में जब बात करते हैं human being की, so how pH variation occurs during digestion of food? The pH of saliva is 6.5, which indicates that the medium of digestion in mouth is mildly acidic. So I guess हमें इन दो points पे ध्यान रखना चाहिए. Mouth cavity में it is 6.5 and it is mildly acidic. We should remember this. The pH of gastric HCl is 1 to 3. It is the second thing that we have to remember, 1 to 3, which makes the medium of digestion is highly acidic in stomach. ये दूसरा point जो हमें ध्यान रखना चाहिए. The medium of digestion in small intestine, specifically duodenum, the first part of small intestine, is alkaline. And from this pH 1 to 3 से alkaline कैसे होगा? Definitely तब होगा जब यहाँ पर कोई ऐसा डाइजेस्टिव जूस होगा जो बहुत स्ट्रांगली अल्कलाइन हो. सो दिस अल्कलाइन नेचर इज ब्रॉट अबाउट बाय बाइल जूस एंड बाइल सॉल्ट्स, और ये बाइल जूस और बाइल सॉल्ट जो है वो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम के लिए, ताकि पेंक्रियाटिक जूस के जो एंजाइम्स हैं वो फंक्शन फर्दर कर सकें. सो दिस इज अ परफेक्ट एग्जांपल कि हाउ इन एलिमेंट्री कैनाल पीएच वेरिएशन अकर्स. इसका एक इम्पैक्ट और है जो आपने ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल में पढ़ा है, एंड दैट इज व्हाट? अगर हम स्टमक के बारे में बात करें तो स्टमक में जो गैस्ट्रिक एचसीएल सिक्रीट होता है, ये गैस्ट्रिक एचसीएल एज यू हैव सीन पीएच इज 1 to 3. इट मींस इट इज स्ट्रांगली एसिडिक, वेरी स्ट्रांगली एसिडिक. अब ये स्ट्रांगली एसिडिक पीएच जो है ये एलिमेंट्री कैनाल के इस इनर रीजन को खराब कर सकती है. तो आपको पता होगा कि यहाँ पर कवर करने के लिए क्या होता है? एक म्यूकोसल मेम्ब्रेन होती है जो इसे प्रोटेक्ट करती है. म्यूकोसल मेम्ब्रेन, म्यूकस, ठीक है ना, वो इसे प्रोटेक्ट करती है. बट इफ स्टमक के अंदर ये जो एसिड है, अगर इसका एक्सेसिव और इम्बैलेंस सिक्रीशन शुरू हो जाए, इम्बैलेंस सिक्रीशन, आई होप यू रिमेंबर इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं? दैट्स व्हाट वी कॉल हाइपर एसिडिटी. दिस इज व्हाट वी कॉल हाइपर एसिडिटी. तो अगर एक्सेस में ऐसा होने लगे तो ऐसे सिचुएशन पेनफुल हो सकती है. दैट मे लीड टू अल्सर.
तो हम क्या करते हैं, हम इस एसिड के इस इम्पैक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए केमिस्ट्री की न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की हेल्प लेते हैं, एंड वी यूज व्हाट, समथिंग विच इज माइल्डली बेसिक, एंड दिस माइल्डली बेसिक, ये बाजार में जेलिसिल, डाइजीन इस नाम से मिलते हैं, बट एक्चुअली दे आर व्हाट, दे आर माइल्ड बेसिस। और माइल्ड बेसिस में सबसे अच्छा एग्जांपल है दिस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, which is also popularly known as milk of magnesia. This is known as milk of magnesia. और या फिर हम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो ईडेबल बेसिस हैं, ठीक है ना, मिल्क ऑफ मैग्नीसिया, हम इनको काम में लेते हैं। सो हियर इट इज रिटन इन द सेम वे, एक्सेस ऑफ एसिड प्रोडक्शन इन स्टमक में लीड टू हाइपर एसिडिटी एंड देयरफॉर रिस्पॉन्सिबल फॉर गैस्ट्रिक इरिटेशन एंड पेन। सो दीज टू थिंग्स, ये भी हमने डाइजेशन वाले चैप्टर में पढ़े, हाइपर एसिडिटी, गैस्ट्रिक इरिटेशन एंड पेन, एंड दे आर न्यूट्रलाइज्ड बाय एंटासिड्स। दीज आर व्हाट, एंटासिड्स। तो ये सब जो आपके सामने हमने लिए हैं, ये एंटासिड्स हैं, दीज आर एंटासिड्स। And hence antacids like magnesium hydroxide or milk of magnesia are mild bases. They are edible mild bases which neutralize the effect of excess of acid and relieves the pain. ध्यान रखिए, ये सिर्फ relief है, ये cure नहीं है. It is only the relief. Okay, so these two things which are related to human digestive system and the pH variation are generally asked. ये questions यहाँ पर भी पूछे जाते हैं, और the same question can be asked there in डाइजेशन, जो टॉपिक हमने पढ़ा है न्यूट्रिशन वाला। तो वन मस्ट रिमेंबर कि कहाँ ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है और कहाँ ये न्यूट्रिशन वाले चैप्टर का क्वेश्चन है। ह्यूमन बीइंग में ही पीएच सेंसिटिविटी का एक और इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो है, दैट इज व्हाट, द टूथ डिके। आई होप आपको आपके टीथ के स्ट्रक्चर्स का आइडिया होगा और उनके कॉम्पोजिशन का आइडिया होगा। टीथ के सबसे अपर कवर को, ठीक है ना, जो आपकी बॉडी का टफेस्ट सब्सटेंस है, दैट इज नोन एज टूथ एनामल। दिस इज टूथ एनामल। नेचुरली इट इज कैल्शियम फॉस्फेट। ये जो मिनरल है, दिस इज कैल्शियम फॉस्फेट। दिस इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ योर बॉडी, इट इज नॉट द बोन। जो आपके बॉडी में हार्ड टू सॉफ्ट अगर हम स्ट्रक्चर्स को देखेंगे तो दिस इज द टीथ एनामल फर्स्ट, एंड देन कम्स डेंटाइन जो टूथ का पार्ट है, देन बोन, कार्टिलेज एंड सो ऑन। इस तरह से सॉफ्टनेस के लिए हम जाते हैं। लेकिन एनीवेज, ये टूथ एनामल की सबसे पहले हम देखते हैं जरूरत क्या है। तो देखिए, ये रीजन जो है, दिस इज गम। टूथ के अंदर ये गम है, और यहां से अगर आप देखें तो गम से ये ब्लड के थ्रू न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई इस रीजन को होती है। ओके, इस रीजन में ब्लड की सप्लाई, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाना, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाना, इवन नर्व्स इसके अंदर यहां प्रेजेंट हैं। दीज आर नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स, ठीक है ना, ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स दोनों है। इन सब की यहां पर सप्लाई है। तो ये जो नर्व्स हैं, ये नर्व्स जो हमारा नर्वस सिस्टम का ये पार्ट है, ये बहुत सेंसिटिव होता है। तो आपने नोटिस किया होगा कि आपके टीथ जो हैं वो कॉन्स्टेंटली फूड को क्रश करने के लिए और एक रेगुलर जो है फ्रिक्शन को, ठीक है ना, एक वेयर एंड टेयर को लगातार फेस करते हैं। वाइल ईटिंग हार्ड सॉफ्ट सब्सटेंसेस के लिए टीथ एक दूसरे को घिसते रहते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में अगर ये सब्सटेंस जिसे हम टूथ एनामल करें, अगर ये हार्ड नहीं होगा तो बहुत जल्दी टूथ के ऊपर से कवर हटके और ये जो सेंसिटिव रीजन है नर्व्स का, ये एक्सपोज हो जाएगा। एंड दैट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम, क्योंकि वो सारी सेंसिटिविटी यहां से टूथ से सीधे आपके ब्रेन को पहुंचती है, ठीक है ना। तो ऐसी सिचुएशन में ये जो नर्व्स हैं, इनको बहुत स्ट्रांगली प्रोटेक्ट करके रखना जरूरी है, और इसके लिए टूथ एनामल है। अब मान लीजिए किसी पर्सन की फीडिंग हैबिट्स जो हैं वो अच्छी नहीं है, और फीडिंग हैबिट से भी ज्यादा जो मेंटेनेंस का जो मैकेनिज्म हमारे टीथ का होता है, उसको फॉलो करने की जो जरूरत है, अगर वो उनको फॉलो नहीं करता है, जिसमें क्या इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट ये है कि आफ्टर मील्स यू हैव टू ब्रश योर टीथ। आई एम नॉट सेइंग यूज द पेस्ट, आई एम जस्ट सेइंग ब्रश योर टीथ। तो ब्रशिंग से क्या होगा कि जो फूड सब्सटेंस वहां पर स्टिक हुए हैं वो वहां से रिमूव हो जाते हैं। अब अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, फॉर दिस इंस्टेंस ये फूड पार्टिकल्स यहां पर स्टिक है। अब ये फूड पार्टिकल्स जो हैं ये क्या करते हैं, ये बैक्टीरियल कॉलोनी को ग्रो करने में हेल्प करते हैं।
तो यहाँ ये पूरी बैक्टीरियल कॉलोनी ग्रो कर रही है, ठीक है ना, ये बैक्टीरिया की पूरी कॉलोनी यहाँ पर ग्रो कर जाएगी, बैक्टीरियल कॉलोनी। अब जब बैक्टीरियल कॉलोनी यहाँ ग्रो करेगी, देन दे स्टार्ट प्रोड्यूसिंग सर्टेन एसिड्स, और उसकी वजह से जो माउथ कैविटी की पीएच है, अभी आपने पढ़ा था माउथ कैविटी में पीएच क्या होती है, माउथ कैविटी की जो ऑप्टिमम पीएच है वो है 6.5, जो सलाइवा के लिए प्रेजेंट होती है, ओके। लेकिन जब यहाँ पर ये बैक्टीरियल कॉलोनी ग्रो करेगी, तो ये बैक्टीरियल कॉलोनी यहाँ पर क्या है, ग्रो करते समय एसिड्स प्रोड्यूस करने लगेगी, और इन एसिड्स के प्रोडक्शन की वजह से ये पीएच यहाँ पर रिड्यूस होके 6.5 से नीचे जाके और नीचे गिरने लगेगा। जैसे ही ये पीएच 5.5 पर पहुंचा है, नाउ दिस एसिडिक रीजन यहां से इस टूथ एनामल जो कैल्शियम फॉस्फेट का है, इसको डीमिनरलाइज करने लगता है। डीमिनरलाइज का मतलब है लॉस ऑफ एनामल, लॉस ऑफ एनामल। ये एनामल यहां से हटने लगता है। अब ये टूथ एनामल यहां से हटने से ये बैक्टीरियल कॉलोनी इस रीजन में, ठीक है ना, ये जो बना है यहां पर आप देखेंगे, नाउ दिस इज व्हाट, दिस इज अ कैविटी, ये कैविटी यहां जनरेट होनी शुरू हो गई है। तो ये जो एनामल हटने से जो कैविटी बनी है, अब ये बैक्टीरिया इसके अंदर एंटर होने लग जाता है, और धीरे धीरे ग्रो करते करते ये इस कैविटी को बढ़ाते बढ़ाते और अल्टीमेटली कैविटी बढ़ते बढ़ते यहां तक पहुंच जाती है। तो जैसे ही ये रीजन पूरा एक्सपोज हुआ, बैक्टीरिया सीधे यहां पहुंच जाता है, और यकीन कीजिए कि बैक्टीरिया जब यहां पहुंच गया तो ये इस पूरे रीजन में फैलने लगता है। क्यों? क्योंकि अब वहां पर उससे ब्लड की सप्लाई मिलने लगी है, उस ब्लड के थ्रू ग्लूकोज और जो बॉडी के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो उसे डायरेक्टली मिलने लगते हैं। ये बैक्टीरियल कॉलोनी यहां पर आके इस पूरे रीजन को खराब करने लगती है। ऐसी सिचुएशन में अब यहां से फूड स्टफ्स की या बाहर की किसी भी चीज की यहां तक एंट्री हो गई, अंदर तक, क्योंकि कैविटी क्या है, कैविटी देखिए आप यहां से बन के कैविटी पूरी यहां तक, ये धीरे धीरे ग्रो करती हुई कैविटी यहां तक पहुंच जाएगी, और अब बाहर से कोई भी चीज, ठंडी गर्म चीज जो भी होगी, वो सीधे इस नर्व को क्या करेगी, एक्सपोज करेगी। इसके लिए ये नर्व यहां से एक्सपोज हो जाएंगे। तो कोई ठंडी चीज आप खाएंगे वो नर्व से टकराएगी, कोई गर्म चीज आप खाएंगे वो नर्व से टकराएगी, सॉल्ट्स हैं, स्पाइसेस हैं, ये नर्व से टकराएंगे, और तो और ठंडी हवा भी जाके नर्व से टकराएगी, और वो सेंसेशन सीधा यहां से और यहां पहुंचता है, एंड इट्स वेरी पेनफुल। So this is the tooth decay which occurs because of what? pH change. तो pH change की वजह से tooth decay, और pH change किसकी वजह से? एसिड्स के बनने की वजह से। और एसिड्स क्यों बने? एसिड्स बने क्योंकि वहां पर बैक्टीरियल कॉलोनी डेवलप हुई। बैक्टीरियल कॉलोनी क्यों डेवलप हुई? क्योंकि हमने वहां पर फूड पार्टिकल्स को छोड़ दिया। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि आफ्टर मील्स हमें क्या करना चाहिए? ब्रश करना चाहिए। ब्रश के साथ में स्टूडेंट का क्वेश्चन है कि ब्रश के साथ में फिर हम पेस्ट क्यों यूज करते हैं? वैसे तो ब्रशिंग इनफ है, सफिशिएंट है, क्योंकि वो फूड को वहां से हटा देगी, उसके बाद माउथ को रिंस कर लीजिए। पेस्ट का रीजन क्या है? पेस्ट नॉर्मली जो होता है टूथपेस्ट, नॉर्मली जो टूथपेस्ट होते हैं, मोस्टली टूथपेस्ट जो होते हैं वो कैल्शियम के हाइड्रोक्साइड्स एंड ऑक्साइड्स होते हैं, दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड्स एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड्स। नाउ विद दीज आर व्हाट? दीज आर बेसेस। तो वो जो बेस है वो वहां पर बेस जाके इस एसिड को क्या करता है? न्यूट्रलाइज करता है, और न्यूट्रलाइज करने से इस पीएच को वापस से जो 5.5 थी इसे वापस कहां ले जाता है? 6.5 और 7 के आसपास ले जाता है। तो आपका जो ये जो टूथ का डीमिनरलाइजेशन हो रहा था टूथ एनामल का, वो ऑटोमेटिकली रुक जाता है। तो इन दिस वे हम हमारे टूथ एनामल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग दीज टू एक्टिविटीज। जनरल ब्रशिंग से भी हो सकता है, और या फिर सम बेसिक सब्सटेंसेस। कुछ च्यूइंग गम्स ऐसा क्लेम करती हैं कि आफ्टर मील्स इफ यू यूज देम, तो वो कुछ बेसिक सब्सटेंस जो है उनके अंदर कंटेंट, वो इस टूथ एनामल को प्रोटेक्ट करने में, इन एसिड्स के रिमूवल में हेल्प करते हैं। बहरहाल जो हमने पढ़ा है उसे थ्योरेटिकली हम समझ सकते हैं। द ऑप्टिमम पीएच ऑफ माउथ कैविटी इज 6.5 एज वी नो इट वेरी वेल, ओके। व्हेन द शुगर एंड द अदर फूड पार्टिकल्स, खास तौर पे दो चीजों के बारे में बात हुई है, शुगर and other food particles which remain stuck to the teeth if they are not brushed and rinsed thoroughly after meals. It is mentioned they are decomposed by bacteria present in the buccal cavity, and then certain acids are produced. Okay,
In this way, the pH of the mouth cavity goes down, and below 5.5, it causes decay of teeth. Okay, which is teeth enamel that is made up of calcium phosphate. अब इसे प्रोटेक्ट कैसे करना है? टूथपेस्ट, जैसा हमने बात की, टूथपेस्ट विच आर बेसिक इन नेचर, यूज्ड ड्यूरिंग ब्रशिंग ऑफ टीथ, दे न्यूट्रलाइज द एसिड्स एंड ब्रिंग द पीएच लेवल अप एंड देयर बाय प्रिवेंट द टूथ डिके. तो ये टॉपिक जो है अपने आप में एक पीएच से रिलेटेड एक बड़ी इंफॉर्मेशन आपके सामने जो है कोट करता है, हमारे बॉडी से रिलेटेड, ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड. तो इसे बहुत ध्यान से समझना चाहिए. ओके, बट दिस कुड बी अ क्वेश्चन फॉर अदर एनिमल्स कि बाकी एनिमल्स अपने टूथ को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं. एक बार इसके बारे में सोच के देखिएगा. विल डिस्कस इट लेटर. एनीवेज, लेट्स टॉक अबाउट सर्टेन मोर ऑर्गेनिजम्स एंड हम उनके पीएच डिफेंसिव मैकेनिज्म के बारे में बात करेंगे. वैसे ह्यूमन बींग्स में जो एलिमेंट्री कैनाल में, स्टमक में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होता है, वो डाइजेशन के साथ साथ अपने आप में एक अच्छा डिफेंसिव मैकेनिज्म भी है, क्योंकि कुछ बैक्टीरिया को वो जो हार्मफुल बैक्टीरिया है उनको किल करता है. लेकिन हम यहाँ पर ह्यूमन बींग के अलावा दूसरे ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात कर रहे हैं. तो फॉर इंस्टेंस लेट्स टॉक अबाउट दिस ऑर्गेनिज्म. दिस इज अ हनी बी. हनी बी में अगर आप ध्यान से देखें तो इस रीजन को थोड़ा सा मैग्नीफाई करके हम देख रहे हैं, तो दिस इज दैट वेनम सैक. एक्चुअली वेनम सैक के अंदर यहाँ पे एक एसिड स्टोर्ड रहता है. ये एसिड है कॉमन लैंग्वेज में फॉर्मिक एसिड, और या फिर केमिस्ट्री में इसका एक दूसरा नाम और है मिथेनोइक एसिड. दिस इज मिथेनोइक एसिड. यहां पर यह एसिड स्टोर रहता है. यह एसिड यहां है, और इस एसिड को यहां से फर्दर इंजेक्ट करने के लिए दिस इज अ स्टिंगर. ये स्टिंग है यहां पर, दिस इज अ स्टिंग. अब होता क्या है कि वेन एवर हनी बी स्टिंग्स एनी ह्यूमन बींग, मैं ह्यूमन बींग के बारे में बात कर रहा हूं, दूसरे और एनिमल्स के बारे में बाद में बात करेंगे. तो जब ये ह्यूमन बींग को ये स्टिंग करती है, ह्यूमन स्किन इज वेरी सेंसिटिव फॉर दिस एसिड, मिथेनोइक एसिड. ये मिथेनोइक एसिड इट कॉजेज एलर्जिक रिएक्शंस. अभी मैं आपको दिखा दूंगा ये एलर्जिक रिएक्शंस जो हैं, एलर्जिक रिएक्शंस. और इस एलर्जिक रिएक्शंस की वजह से ह्यूमन स्किन के ऊपर कुछ रैशेस, रीजन्स, ऐसे रेड रीजन्स जनरेट हो जाते हैं जहां पर इचिंग होने लगती है उस पर्सन को. एज यू कैन सी हियर, दिस इज, ये देखिए आप, ये इस मिथेनोइक एसिड का इंस्टेंट इंपैक्ट है. जहां हनी बी ने स्टिंग किया वहां पे इस तरह के रैशेस, और रैशेस के साथ में इचिंग होने लगती है. अगर कहीं बहुत सारी हनी बीज एक साथ किसी पर्सन पर अटैक करते हैं तो दिस कुड लीड टू वेरी डेंजरस सिचुएशन. अ पर्सन कैन डाई बिकॉज ऑफ वेरी सिवियर एलर्जिक शॉक, एनाफिलेक्टिक शॉक इसे कहते हैं. ठीक है, ये मिथेनोइक एसिड इतना बॉडी के लिए एलर्जिक है कि कुछ इंसेक्ट्स जैसे कि रेड एंट्स, उनकी बॉडी में नेचुरली प्रोड्यूस होता है. अगर हमारे फूड के साथ वो रेड एंट अंदर चली जाए, इफ वी इनगल्फ देम, तो बॉडी अपनी पूरी स्किन पे इस तरह के रैशेस और एलर्जिक रिएक्शंस और इचिंग जो है जनरेट करती है. अब इससे बचने के दो तरीके हैं, मतलब इससे रिलीफ के दो तरीके हैं. जब हमें पता है कि ये एक एसिड की वजह से हो रहा है, मिथेनोइक एसिड, तो हम यहाँ पे कोई सूटेबल बेस, माइल्ड बेस अप्लाई करके इस एसिड के असर को खत्म कर सकते हैं. वन सच बेस इज बेकिंग सोडा. तो जस्ट टेक सम बेकिंग सोडा, उसको पानी में मिला के एक पेस्ट जनरेट कर लें, और इस पेस्ट को यहाँ पर अप्लाई करने से आपको इंस्टेंटली रिलीफ मिल सकता है. बेकिंग सोडा नहीं होने पर आप इनो यूज कर सकते हैं, और कुछ नहीं तो आप किसी आयरन के सरफेस को वाटर के साथ में रब करके और उससे जो बेस जनरेट होता है उसको भी हम वहां पर अप्लाई कर सकते हैं टू रिलीव दिस पेन. ठीक है ना. तो ये पेन को रिलीव करने के लिए, इस एलर्जिक रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए, और हाइपर सेंसिटिविटी केस में, हाइपर एक्सेसिव एलर्जिक केसेस में हमें एंटी एलर्जिक मेडिसिन की जरूरत पड़ती है. वन शुड रिमेंबर दिस. तो हनी बी स्टिंग के लिए ध्यान रखिए, हनी बी स्टिंग एंड रेड एंट्स, दो के अंदर खासतौर पे दो ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात हो रही है. They have methanoic acid, which is popularly known as formic acid. The term formic acid is derived from the name of the biological name of this, and that is formica. This is known as formica. Formica rough इसका biological name है, which causes pain and irritation when it comes to
स्किन के कांटेक्ट में अगर ये आता है. This irritation and pain can be neutralized by mild bases like sodium hydrogen carbonate solutions or some other. Can you believe कि ट्राइबल रीजन्स में पुराने टाइम में इन रेड एंड से फॉर्मिक एसिड को, अभी भी मे बी अगर कहीं होता हो तो, रेड एंड से इस फॉर्मिक एसिड को एक्सट्रैक्ट करके और वो अपने एरोज जो हैं, उन एरोज के जो पॉइंटर्स होते हैं, उन एरोज को इनके अंदर क्या करके रखते थे, सोक करके रखते थे, टू मेक लीथल वेपन्स. इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि फॉर्मिक एसिड या मीथेनोइक एसिड जो है कितना डेंजरस हो सकता है अगर वो बॉडी में ज्यादा एंटर कर जाए तो. ओके, एनीवेज सेम चीज, सेम जो है इम्पैक्ट जो है वो कुछ प्लांट्स में भी है. फॉर इंस्टेंस सी दिस प्लांट. दिस प्लांट हैज, एज यू कैन सी कि ये एक स्पाइनी स्ट्रक्चर यहां पर है. दिस इज नोन एज नेटल प्लांट. दिस इज नेटल प्लांट और ये नेटल प्लांट की नेटल लीव्स हैं. ये भी एग्जैक्टली बिल्कुल उसी तरह से जो है, दे ऑल्सो कंटेन द सेम एसिड दैट इज फॉर्मिक एसिड और मीथेनोइक एसिड. अब ये एक नेचर का डिफेंस मैकेनिज्म है कि इन प्लांट्स को और इनकी लीव्स को एनिमल्स कंज्यूम ना करें. ठीक है, तो ये एक नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म हुआ प्लांट्स का अपनी लीव्स को प्रोटेक्ट करने का. अब मान लीजिए ऐसे रीजन में आप जो है घूमने चले जाते हैं और आपको ध्यान नहीं रहता और बाई चांस स्किन के जो है वो कांटेक्ट में आने से इनके जो स्पाइन्स हैं छोटे छोटे नेटल लीव्स के, वो आपकी स्किन के अंदर पेनिट्रेट हो जाते हैं और वो फिर मीथेनोइक एसिड आपकी बॉडी में चला गया तो इट स्टार्ट कॉजिंग पेन. हम लोग कई बार जो है वुड्स में घूमने जाते हैं, ये माउंटेनियरिंग में जाते हैं या ऐसे रीजन में चले जाते हैं, ठीक है ना, हाइकिंग, पिकनिक और इन सब चीज़ों के लिए, तो वहाँ हम इस तरह की चीज़ें फेस कर सकते हैं. तो नेचर ने बचने का तरीका भी वही है कि अगर कहीं पर आपको इस तरह के एसिड से आपको प्रॉब्लम हो रही तो यू हैव टू अप्लाई बेस. लेकिन हम ऐसे बेस कहाँ ढूंढेंगे? तो नेचर ने देखिए कितना बेस्ट मैकेनिज्म सेट किया है. इसलिए हम कहते हैं कि नेचर बहुत बैलेंस्ड होकर चलती है कि जहाँ ये नेटल प्लांट्स उगते हैं वहीं पर उसी के पास में, ठीक है, ये दूसरा प्लांट, ये तो है नेटल प्लांट, और ये दूसरा प्लांट जो है नेचुरली वहाँ पे ग्रो करता है नेचुरली. इसे कहते हैं डॉग प्लांट. दिस इज नोन एज व्हाट? डॉग प्लांट. दिस डॉग प्लांट और इसकी लीव्स जो होती हैं, डॉग प्लांट की जो लीव्स होती हैं, दे कंटेन अल्कलाइन बेसिक, ठीक है, बेसिक कंटेंट्स, बेसिक केमिकल्स, बेसिक सॉल्ट्स, कुछ जूसेस ऐसे होते हैं. तो ऐसी किसी सिचुएशन में जब नेटल लीव से आपको परेशानी हो तो वहीं पर जस्ट पास में हमें से पहचान हमें से होनी चाहिए, इसकी लीव्स को लेके और अपनी स्किन के ऊपर रब कर लीजिए, द पेन विल बी रिलीव्ड. तो ये सेम चीज वहाँ जो अभी मैं ट्राइबल रीजन्स के बारे में बात कर रहा था वहाँ होती थी. दोज ट्राइब्स दे न्यू कि कौन से प्लांट्स के एक्सट्रैक्ट जो हैं वो इस एसिड के इम्पैक्ट को क्या कर सकते हैं, न्यूट्रलाइज कर सकते हैं. तो उस समय वो उन प्लांट्स के उन एक्सट्रैक्ट्स को पेस्ट बना के रखते थे और जरूरत पड़ने पर वहां पर अप्लाई कर देते थे. ओके, तो स्टिंगिंग हेयर ऑफ नेटल लीव्स, ठीक है, दे ऑल्सो कंटेन्स मीथेनोइक एसिड दैट इज फॉर्मिक एसिड विच प्रोड्यूस द सेम इफेक्ट. A traditional remedy is rubbing the area with the leaf of dock plant which grow often beside the nettle in the wild. एक natural phenomena है, तो हमें इसे ध्यान रखना चाहिए. Okay, so this was somewhat something related to the pH sensitivity of certain organisms. Now let's talk about atmosphere, और atmosphere में human impact की वजह से जो acids का जो flow है because of acid rains जो आपने आपके environmental sciences के chapters में पढ़ी हैं, you know very well कि जो industrial exhaust होते हैं they contain some acidic gases like sulfur dioxide, nitrogen dioxide and so on. और ये एसिड्स जो हैं एसिडिक गैसेस एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर के साथ जुड़ के मिल के केमिकली कंबाइन होके कुछ एसिड्स प्रोड्यूस करती हैं लाइक सल्फ्यूरिक एसिड्स, नाइट्रिक एसिड्स. दीज आर द एसिड्स. दीज एसिड्स व्हेन दे डिसॉल्व रेन दे कंटेन दीज एसिड्स, यानी कि एसिड्स जब इन रेन्स के साथ डिसॉल्व होके गिरती हैं और खास तौर पे जब ये पीएच खास तौर पे समवॉट अराउंड 5 to 6 के बीच में अगर ये pH होती है then we call it acid rains. So this is known as acid rain. अब ये acid rain aquatic life को देखिए, जो fishes हैं, plants हैं, उनको कितना खराब कर सकती है. आपने आपके environmental studies में ये पढ़ा है कि वो न केवल aquatic life को बल्कि जो land forms जो हैं life के उनको खराब करती है. You can expect कि जो
एग्रीकल्चरल क्रॉप्स हैं उनको डैमेज हो सकता है, प्री मैच्योर लीफ एंड फ्रूट ड्रॉप हो सकते हैं प्लांट्स के. इट कुड बी बिग इकोनॉमिक लॉस. एंड हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स और उनके ऊपर होने वाले असर को आपने एनवायरमेंटल साइंसेस के चैप्टर में पढ़ा है, लेकिन अभी हमारा यहाँ पर जो इसका पार्ट है वो बहुत रिस्ट्रिक्टेड पार्ट है एसिड रेन्स का. व्हेन द पीएच ऑफ रेन वाटर इज लेस देन 5.6, it is called acid rain, somewhere between acid 5 to 6 pH. When acid rain flows into rivers, it lowers the pH of river water, and the survival of aquatic life in such rivers become difficult. Obviously, ponds में खास तौर पे, rivers तो चलिए बहता हुआ पानी है तो निकल जाएगा, लेकिन ponds में तो खास तौर पे. So that's why it is said कि जो industrial growth है वो सिटी से बाहर और उनके साथ में एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स एंड एग्जॉस्ट को चेक करने के मैकेनिज्म सब होने चाहिए. ठीक है ना. वी हैव टू टेक मेजर्स टू प्रोटेक्ट आवर एनवायरनमेंट. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट certain acids which are present in foodstuffs, like vinegar. It's a common food additive, we know this is a common food additive. और इस food additive को जब हम काम में लेते हैं तो यहाँ हमें पता होना चाहिए कि which acid is present there. So the common acid which is present here is acetic acid. This is acetic acid which is present here. ये common food additive है जो हमें पता होना चाहिए. इसी तरह से ऑरेंज में it's a citrus fruit, तो I hope you know जो एसिड यहाँ प्रेजेंट है दिस इज सिट्रिक एसिड या साइट्रिक एसिड भी कुछ लोग कहते हैं. दिस इज अ कॉमन फूड एसिड. टैमरिंड जो है इट कंटेन्स टार्टरिक एसिड. दिस इज टार्टरिक एसिड which is present in the common food stuff, tartaric acid. Tomato contains oxalic acid. This is oxalic acid which is present in curd contains lactic acid, which I hope you know, and this is produced by the bacterial colony that develops their lactobacillus, plural lactobacilli. Lemon again contains citric acid. It is a citrus fruit. And ant sting and nettle leaf or bee sting, just you learned that it is formic acid and popularly known as methanoic acid. Formic acid, or popularly known as, chemical name is methanoic acid. Methanoic acid. The chemical name of acetic acid is ethanoic acid. हम इसे केमिस्ट्री के एक दूसरे टॉपिक एसिड्स कार्बन्स कंपाउंड में डिटेल में पढ़ेंगे. ठीक है. तो ये दो एसिड्स मीथेनोइक और इथेनोइक एसिड और अदर एसिड्स जो कॉमन फूड स्टफ्स में प्रेजेंट होते हैं, आई होप ये नेम आपको पता होने चाहिए. लेकिन कुछ स्टूडेंट्स का ऐसा मानना है कि ये एसिड्स के कुछ केमिकल फॉर्मूले होते होंगे, दो इट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन योर सिलेबस. लेकिन मैं आपको कुछ एसिड्स के यहाँ पर कॉमन फॉर्मूले समझा रहा हूँ, वो आप एक बार देख सकते हैं. फॉर्मिक एसिड इज HCOOH, और हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज HCOOH. दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप. हम अगेन जो इसे कार्बन्स कंपाउंड चैप्टर में पढ़ेंगे, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप कहलाता है. एसिटिक एसिड में सेम स्ट्रक्चर है, थोड़ा सा चेंज आ जाएगा. दिस बिकम CH3. दिस इज COOH, या फिर हम इसे CH3COOH ऐसे भी लिख सकते हैं. नाउ लैक्टिक एसिड इज द सेम. दिस इज CH3. आप डिफरेंस देखते जाइए. दिस इज CHOH COOH. You can write this. So this is the difference: formic acid, acetic acid, lactic acid. Or you can write it like this, short में. This is CH3 CHOH, and this is COOH. Oxalic acid is, we can write this is COOH whole twice, or we can write COOH or COOH. दो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप्स इसमें होते हैं. टार्टरिक एसिड इज COOH, then CHOH, again one more C. This is H, this is OH,
एंड देन COOH। इसमें थोड़े से डिफरेंट फॉर्म्स आ सकते हैं, हायर क्लासेस में आप देखेंगे इनकी डेक्स्ट्रो, लीवो और मीजो फॉर्म्स के लिए। आप इसे ऐसे मेमोराइज कर सकते हैं, इजी। 2 कार्बन है और इन 2 कार्बन में हर कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, तो ये मैंने बॉन्ड्स इसके बना दिए हैं। एक साइड में COOH अटैच्ड है, यहाँ पर भी लास्ट में COH अटैच्ड है, बाकी 2 कार्बन्स पे H और OH अटैच्ड है। आप रिवर्स भी लिखना चाहें तो यू कैन राइट, हालांकि ये फॉर्म डिफरेंट हो जाएगी बट फाइन। द लास्ट वन साइट्रिक एसिड, जस्ट लाइक दिस, यहाँ पर 2 की जगह 3 कार्बन है, थोड़ा वेरिएशन है, और वैलेंसीज 4, सेम इसी तरह से। नाउ दिस हैज 1 COH, this carbon again has 1 COH, and this carbon is again, it has 1 COH. It's a tricarboxylic acid compound, and these corner carbon atoms only possess hydrogens, they are attached, and this possesses hydroxyl OH. So these are the formulae of various acids. ये एक additional knowledge के लिए मैंने आपको दिए हैं, ये एग्जाम में तो नहीं पूछे जाते स्पेसिफिकली 10th में, लेकिन फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन प्रिपरेशन एंड ऑल यू शुड नो। आप इनके बेस फॉर्मूले जो हैं, मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूले, इनसे डिजाइन करके देख सकते हैं। जस्ट लाइक दिस, यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर होगा H2C2O4, ये मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका होगा। और अगर इसे देखेंगे तो दिस विल बी H4C2O2, C2O2। ये इस तरह से आप इनके स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं। तो हमने आज पीएच को थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्गेनिजम्स के लिए जनरल डिस्कशन करते हुए और हमने पढ़ा है, और यहाँ हमने एसिड्स और बेसिस के जो एप्लीकेशंस है उनको ऑर्गेनिजम्स में, ह्यूमन बींग्स में पढ़ा है। फूड स्टफ्स में हमने कुछ खास एसिड्स जो प्रेजेंट होते हैं उनके बारे में बात की। तो today's lecture, it's enough, I suppose. The next lecture will be dealing with the chemical properties of acids and bases, जहां आपका acid and basis वाला topic complete होगा, and then we'll start salts. Okay, so see you in the next lecture. Till then, bye bye, enjoy.